बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहरियार अली, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, अभी तक चैप्टर नंबर 1 में हमने कुछ टॉपिक्स जो डिस्कस किए थे वो बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स, उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपके लिए एक नई चीज़ थी। फिर एक और आपको मैंने बताया था, वो था राइट डाउन दी फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। आपको अगर डिराइव यूनिट्स गिवन हो तो आप उसको कैसे बेस यूनिट्स में लिख सकते हैं, आपको हमने वो बताया था लास्ट लेक्चर्स में। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है, आज के लेक्चर में हम उनको देखेंगे। एक तो है प्रीफिक्सेस का, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, उसके बाद हमारे पास रूल्स फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स या कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। अब इसमें आपने दो चीज़ें पहले से कुछ पढ़ी हुई हैं बेसिक लेवल पे क्लास 9th में। प्रीफिक्सेस की बात आपने की हुई है और साइंटिफिक नोटेशन की, लेकिन इसको हम दोबारा से थॉरोली एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। देखें, प्रीफिक्सेस का जो वर्ड है ना, अगर हम उसको देखें तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं दो चीज़ों में। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस का मतलब है प्री अलग कर दें और फिक्सेस को अब अगर अलग करके पढ़ें, इसका मतलब है पहले से जो फिक्स की हुई हैं चीज़ें, यानी कि पहले से जो हमने तयशुदा की हुई हैं कुछ चीज़ें। तो बेसिकली हम देखेंगे कि प्रीफिक्सेस नाम है, किसके नाम है प्रीफिक्सेस। बेस 10 अगर हमारे पास हो तो उसमें जो उसकी कोई ना कोई पावर अगर हो तो हमारे पास 10 की पावर्स, 10 की बेस की जो पावर्स हैं उनके कुछ नाम हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी मेजरमेंट्स में, याद रखिए हम मेजरमेंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर हमारी मेजरमेंट्स में सपोज कहीं पर 10 की पावर 3 लिखा होता है या 10 की पावर 6 लिखा होता है, या हमारे पास 10 की पावर -9 है, इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम देखेंगे। तो बजाय ये 10 की पावर्स लिखने के हम उनको क्या नाम दे सकते हैं, वो नाम हम बाद में पढ़ेंगे। यानी कि हमने जो 10 और उसकी पावर होगी, 10 बेस बन जाएगी, उसकी कोई ना कोई पावर होगी, उसके हमने नाम पढ़ने हैं। इसको कहते हैं प्रीफिक्सेस। तो बेसिकली प्रीफिक्सेस हमारे पास कैलकुलेशंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमने अपनी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं उनमें हमने इनको बार बार यूज़ करना है। एक तो हम पढ़ेंगे आज प्रीफिक्सेस के बारे में। सेकेंडली हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन पहले आप पढ़ के आए, मतलब क्या है इस बात का। देखें, हर एक अगर आप देखें ना अपनी लाइफ में, तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। पहले हम बात करेंगे अब साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है। नोटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को लिखना। अब हमने मेजरमेंट्स में साइंटिफिकली अपनी मेजरमेंट्स को लिखना सीखना है। हम उसको डिफाइन कर देंगे बाद में साइंटिफिक नोटेशन क्या है, लेकिन हम एक जनरल एनालाइज कर रहे हैं पहले अपना आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने करना क्या होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट करना होता है अपनी मेजरमेंट्स को लिखने का। यानी कि हमने ये सीखना है कि हम अपनी मेजरमेंट्स कैसे लिखेंगे, जब हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, जब हम अपना डेटा शेयर करेंगे तो वो कैसे लिखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने बेसिकली मेजरमेंट्स को लिखना सीखना है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये साइंटिस्ट्स का एक मेथड है जो वो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, किस चीज़ के लिए, मेजरमेंट्स को लिखने का। फिर हमारे पास लास्ट में आज का जो आर्टिकल है वो है रूल्स फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। आप देखें, आप कोई गेम खेलते हैं, गेम खेलने से पहले आप कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं। आप फुटबॉल खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप रूल्स डिफाइन करते हैं। दुनिया में कहीं पे भी अगर वो क्रिकेट या फुटबॉल आप खेलेंगे तो उस रूल के मुताबिक खेलेंगे। सिमिलरली हमारे पास SI यूनिट्स लिखने का कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं। देखिए, चैप्टर 1 आपकी बेस है। मेजरमेंट्स चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, ताकि आप वो सारी चीज़ें जो जिनके तहत आपने कैलकुलेशंस करनी होती हैं, मेजरमेंट्स करनी होती हैं, उन रूल्स को, उन मैथडोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें। तो हमारे पास इस केस में हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे यूनिट्स को लिखने के। यानी कि हम थ्रू आउट द कोर्स जो भी यूनिट लिखेंगे वो इन रूल्स को बेस बना के लिखेंगे, इन रूल्स को याद करके, इन रूल्स को समझ के हम फिर लिखा करेंगे यूनिट्स को। तो हमारे पास जिस तरह किसी भी चीज़ के रूल्स हैं, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, उसके सर्टेन रूल्स होते हैं, SOPs जिसे हम बोलते हैं। आजकल तो SOPs का वर्ड काफ़ी आम हो चुका है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं हम इसको। तो हमारे पास इसी तरह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फिजिक्स में भी हैं, और उसे हम कहते हैं रूल्स या कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। तो चलिए आज का लेक्चर पर शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या। देखिए नहीं, सबसे पहले अगर आपको डिफाइन करना पड़े, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, तो ये एक मेथड है। किस चीज़ के लिए मेथड है ये? नंबर्स को एक्सप्रेस करने का। अब आप देखें चैप्टर नंबर 1 में आप मेजरमेंट्स कर रहे हैं। मेजरमेंट्स में आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड लिखना होता है, उनका यूनिट्स लिखना होता है।
तुम्हारे पास अब वो जो नंबर्स हैं वो मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी, अगर सपोज कर लें आप लेंथ मेजर कर रहे हो, आप टाइम मेजर कर रहे हो, तो आप उसको कैसे लिखोगे, हमने वो लिखना सीखना है। इसी नोटेशन को या इसी चीज़ को, इसी मेथड को जो हम पढ़ रहे हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन या उसको हम कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल देते हैं। मतलब साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बेसिकली एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अब राइटिंग इन नंबर्स इन पावर ऑफ 10, अगर कहीं पे आप कोई नंबर्स लिख रहे हैं और उनको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, 10 की बेस और उनकी कोई पावर होगी, मतलब ये कि 10 की फॉर्म्स में ऑफ द ऑर्डर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10 होंगे, जिसमें 10 बेस होगी और उस 10 बेस की कोई ना कोई पावर भी होगी। तो बेसिकली राइटिंग इन पावर्स ऑफ 10, दैट इज 10 इज द बेस raised to some power. It is basically a method to represent the numbers, values और quantities, यानी कि जो आप मैग्नीट्यूड लिखोगे, जो नंबर्स लिखोगे, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का जो तरीका है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसको हम लिखना सीखते हैं। मतलब हाउ डू वी राइट इट मैथमेटिकली। आप देखो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है m इंटू 10 पावर p। अब ये जो m इंटू 10 पावर p है, इसका क्या मतलब है, देखिए ऊपर जो डेफिनेशन हमने की कि हमने नंबर्स को अब मल्टीपल्स ऑफ 10 में एक्सप्रेस करना है। अब 10 जब आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हो 10 के साथ, तो 10 की कोई ना कोई पावर भी हो सकती है। m क्या होगी, m उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कोई हो सकती है, और मल्टीप्लाइड बाय 10, और p क्या है, उसकी कोई पावर है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मेजरमेंट करते हैं और उस मेजरमेंट को आपने लिखना है, तो आप उसको इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर होगा जिस तरह हमने यहाँ पे m लिखा है, ये कोई वैल्यू होगी, और साथ आप उसको लिखोगे 10 की पावर्स में, और 10 बेस होगी, p उसकी कोई पॉजिटिव पावर भी हो सकती है, नेगेटिव पावर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर्स, तो अब आप देख सकते हो कि आप 100 सेंटीमीटर्स को लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में। वो कैसे लिख सकते हो, उसको हमने लिखना सीखना है। अभी हम एग्जाम्पल उसकी देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो m इंटू 10 पावर p है, इसको कैसे लिखेंगे, आपने इसको भी अब सीखना है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, रिमेंबर दैट in standard form there is only one non-zero digit to the left of a decimal point while writing the numbers। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ख्याल किस चीज़ का रखना है कि जी आपने जब कोई नंबर लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे ना किसी बेस 10 से और उसकी कोई पावर होगी, तो इससे पहले जो आप नंबर लिखोगे वो होना चाहिए सिंगल डिजिट में। मतलब ये है, सिंगल डिजिट का मतलब ये है कि आपका कोई ऐसा नंबर होना चाहिए। अगर आप क्लास 9th याद हो ना, आपने एक लाइन पढ़ी थी, चूज अ नंबर बिटवीन 1 and 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट तक, 9.9 तक आप कोई नंबर ले सकते हो। इस चीज को लिखना फिर 9.8 सपोज इंटू 10 पावर 2, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास डेसिमल होगा उसके लेफ्ट पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि लाजमी हो क्या डेसिमल हो, देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ 8 इंटू 10 पावर 1, तो 8 के बाद अगर हम डेसिमल लिखना चाहें तो वो क्या होगा, 8.0। डेसिमल के बाद क्या लिखा होगा, 0 लिखा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब ये होता है कि आपका जो m है, वैल्यू है, ये जो हमने लिखी थी ऊपर m जो वैल्यू है कैपिटल M, ये एक सिंगल डिजिट वाला नंबर होना चाहिए। या अगर ये डेसिमल वाला अगर है भी, तो डेसिमल के लेफ्ट पे भी एक सिंगल डिजिट होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, इसको हम एग्जांपल से अब समझते हैं। सपोज आपको कहा जाता है कि 123.4 एक वैल्यू है, ये कोई मेजर्ड वैल्यू भी हो सकती है, ये कोई ऑर्डिनरी नंबर भी हो सकता है। सपोज ये कोई ऑर्डिनरी नंबर है 123.4, आपको अगर कहा जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो पहली बात ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि डेसिमल से लेफ्ट पे यहाँ पे 3 नॉन जीरो डिजिट्स दिए हुए हैं, और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन, सो वी हैव टू राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे इस तरह से कि डेसिमल के लेफ्ट पे कितने नॉन जीरो डिजिट्स रह जाएं, एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। अब इसमें हमें नजर आ रहा है कि फिर अगर हम डेसिमल को जो 3 के बाद लिखा हुआ है, अगर हम इसको उठा के लेफ्ट पे ले जाएं, और लेफ्ट पे लेके जाने का मतलब क्या है कि इसको हम 1 के बाद लगा दें, तो वो 1.234 बन जाएगा। इस तरह से एक चीज हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि हमारे पास जो 1.234 है उसमें जो m यानी कि जिसकी वैल्यू हम बात कर रहे हैं, इसमें डेसिमल से लेफ्ट पे एक नॉन जीरो डिजिट है। लेकिन बात यह है कि डेसिमल शिफ्ट करने से अब होगा क्या, 10 की पावर्स भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी हमें। अब आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, आपने डेसिमल शिफ्ट करके आंखें बंद करके मल्टीप्लाइड बाय 10 तो लिखना ही होता है। मतलब 1.234 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख दो आप। उसके बाद आप क्या करोगे, हमने क्या पढ़ा था अभी, m इंटू 10 पावर p डिसाइड करनी है।
पी डिसाइड करने के लिए क्या रूल है, इसको मैं अभी आपको बड़े आसान तरीके से बता दूं। देखें, मैं यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल अगली देता हूँ और उसके बाद रूल बताता हूँ आपको। ये देखिएगा ज़रा, एक वैल्यू लिखी हुई है आगे 0.001234, ये भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब डेसिमल यहाँ पे अगर आप देखो ना तो उठा के कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। अगर आप अभी देखो ना 0.001234, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में या नॉन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में क्यों है? क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट पे एक नॉन जीरो डिजिट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे तो जीरो लिखा हुआ है। हमारे उसमें तो नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए था डेसिमल से लेफ्ट पे। तो फिर आप इसको इस तरह से अरेंज करोगे कि डेसिमल के लेफ्ट पे नॉन जीरो डिजिट एग्जिस्ट करे। तो आप क्या करोगे, अब इस डेसिमल को यहाँ से उठाओगे और टुवर्ड्स राइट मूव करवाना शुरू करोगे। आप देखो, जब डेसिमल को आप मूव करवाते करवाते 1 के बाद दोबारा लगाओगे ना, 1.234 बन जाएगा। लेकिन अब आप लेफ्ट से राइट लेके आए हो, पहले आप राइट से लेफ्ट लेके आए थे, अब आप लेफ्ट से राइट को मूव करवा रहे हो। अब आपने दोबारा से आंखें बंद करनी है। 1.234 इंटू 10 की पावर, अब आपने 10 तो मल्टीप्लाई कर दिया, पावर डिसाइड करनी है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बड़ा आसान रूल है। आसान रूल ये है कि आपने नंबर 1 पावर की वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है, फिर आपने पावर को प्लस या माइनस असाइन करना होता है। हाउ डू यू डिसाइड के व्हाट शुड बी द पावर, मतलब 10 की पावर p जो है उसमें p कैसे आएगी, इसको बड़ा आसान से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने कितनी डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट किया है। यानी कि आपने पहले केस में देखें 123.4, जो पहले एग्जांपल दिए मैंने, आपने 123.4 में क्या किया, 3 के बाद जो डेसिमल था उसको आप राइट से लेफ्ट लेके गए। मतलब ये है कि हो ये रहा है कि आप इसको जो है वो 1.23 बना रहे हो। तो आपने कितने डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया, जो 3.4 था उसको आपने 3, 2 और 1 पे ले गए। कितने डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट किए, कितने डिजिट शिफ्ट किए, 2 डिजिट शिफ्ट कर दिए आपने, या 2 डेसिमल प्लेसेस आपने शिफ्ट कर दी। यही आपकी हो जाएगी पावर। पहली बात, पावर की वैल्यू आपने असाइन कर दी। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा क्वेश्चन कब कंप्लीट होगा, जब हम पावर की वैल्यू या तो नेगेटिव करेंगे या पॉजिटिव करेंगे। याद रखें बच्चों, जब भी कोई नंबर, अब देखिए नीचे लिखा हुआ है दोनों चीजें, टू फिगर आउट द पावर ऑफ 10 थिंक हाउ मेनी प्लेसेस डू आई मूव द डेसिमल पॉइंट। तो हमने ये तो देख लिया। नंबर 2 पॉइंट, व्हेन द नंबर इज 10 और ग्रेटर देन 10। अब देखो ऊपर जो एग्जांपल थी 123.4, ये नंबर 10 या 10 से ग्रेटर है। ऑब्वियसली 123.4 10 या 10 से ग्रेटर है। इसमें क्या करना होता है, द डेसिमल पॉइंट हैज टू मूव टू द लेफ्ट एंड द पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव। अब देखो, आप राइट से लेफ्ट लेके आए हो ना डेसिमल को 123.4 में। अब आपने 1.234 जब बनाया है तो आपने उठा के 3 से पीछे लेके आए हो, लेफ्ट की तरफ लेके आए हो। जब भी कोई वैल्यू, जब कोई ग्रेटर नंबर होता है 10 से या 10 होता है, जब भी आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। पावर क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अब 123.4 पे अगर पहले दो मेथड्स हम देख लें फाइंड करने के, तो पहले मेथड के मुताबिक हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस डिड यू शिफ्ट, 2 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज द पावर। पावर कितनी होगी 2, बिकॉज 2 डेसिमल प्लेसेस या 2 डिजिट्स हमने शिफ्ट कर दिया। फिर पावर हमने पॉजिटिव कर दी। क्यों पॉजिटिव की है, बिकॉज हम राइट से लेफ्ट लेके आए, यानी कि टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करवा रहे हैं। मेरा कर्सर देखिएगा, यहाँ से डेसिमल उठाया और इसको 3 के बाद 2 पे भी नहीं लगाया, 2 के बाद 1 पे लगाया जाके, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये पावर हमारे पास 2 आ गई। चूंकि राइट से लेफ्ट गए तो पावर पॉजिटिव भी होगी। अब अगला केस 0.001234। अब डेसिमल आपने यहाँ से उठाया, कर्सर देखिएगा मेरा, यहाँ से डेसिमल उठाया, इस जीरो के बाद, इस जीरो के बाद, यानी कि 2 जीरो के बाद जाके भी नहीं लगाया, बल्कि हमने तो लगाना था इसको किसी ऐसी जगह पे जिसके मुताबिक हमारा कोई नॉन जीरो डिजिट आए लेफ्ट पे ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल को यहाँ से उठा के आपने 1.234 बना दिया। लेकिन मसला क्या हुआ है, आपने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट की, पता लगा 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद जाके लगाया, पावर अब हो गई 3 आप। लेकिन पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा? याद रखो बच्चों, व्हेन, देखिए दूसरा रूल जो लिखा हुआ है नीचे, मेरा कर्सर मूव कर रहा है, व्हेन द नंबर इज स्मॉलर देन 1 decimal point has to move to the right, so the power of 10 is negative। अब आप देखो, आपके पास लेफ्ट से डेसिमल उठाया, यानी कि यहाँ पे इस केस में 0.001234 की मैं बात कर रहा हूँ। डेसिमल यहाँ से उठाया, इस जीरो के बाद 1 डिजिट, फिर इस जीरो के बाद 2 डिजिट्स, फिर इस 1 के बाद 3rd डिजिट, तो पावर आ गई 3। और चूंकि आप लेफ्ट से राइट गए हैं तो इसका मतलब है 1.234 10 की पावर -3। सो व्हेनेवर यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and when the number is obviously less than 1, ये नंबर डेसिमल्स में था, ये less than 1 था, नजर आ रहा है हमें, 1 से कम वैल्यू है इसकी, तो फिर पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो ये होपफुली आपको ये अब साइंटिफिक नोटेशन वाली जो चीज़ है ये समझ आ गई होगी। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स बुक में दी हुई हैं,
आपने इसको देखना है, क्योंकि मसला होता है तो आप मुझसे पूछ लेना है। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया होता है अपने इसमें जो प्रीव्यू में, यानी कि जो मेरा थंबनेल होता है यूट्यूब की वीडियोस पे, आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जी प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्सेस क्या हैं जी? प्रीफिक्सेस आप जैसे पहले पढ़ चुके हैं, मैंने शुरू में बताया कि इसको दो हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें, प्री और फिक्स का मतलब क्या है, जो पहले से तयशुदा है। लेकिन क्या चीजें तयशुदा है हमने ये देखनी है यहाँ पे। तो प्रीफिक्सेस आर सर्टेन स्पेसिफिक पावर्स ऑफ 10 विद स्पेशल नेम्स एंड सिंबल्स। देखिए हम हर चीज में अगर हम देखें अपनी बुक्स के, हमारे मुख्तलिफ नाम से बुक्स आती हैं, हमारे सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट नाम होते हैं, इसी तरह हमारे ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट नाम हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो 10 की कैटेगरीज हैं, जिस तरह अभी हमने बात की ना कि 10 की पावर्स में हमने लिखना है, हमारी मेजरमेंट्स में अगर 10 की पावर्स आएंगी ना, तो फिर इन 10 की पावर्स के कुछ स्पेसिफिक नाम्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि क्या सारी 10 की पावर्स के नाम हैं? उसका आंसर है नहीं। कुछ 10 की पावर्स हैं जिनके स्पेसिफिक नाम्स हैं, उनकी स्पेसिफिक पावर्स हैं, उनके नाम स्पेशल हैं, उनके सिंबल्स भी स्पेशल हैं। वो नाम हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे जो हमारी डेली लाइफ में मेजरमेंट्स में यूज होती है, इसलिए हम इस चीज को लिखेंगे। हम अपनी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, आप पढ़ के आए हो क्लास 9 में भी कि मास ऑफ अर्थ 10 पावर 6 × 10 पावर 24 किलोग्राम होता है। तो वो 10 24 क्यों लिखा है हमने, या हम उसको 10 की पावर्स में क्यों लिख रहे हैं अपनी साइंटिफिक नोटेशन में? क्योंकि आप सोचें जरा कि अगर 6 × 10 की पावर 24 को वैसे लिखना पड़ जाए, तो 6 × 10 की पावर 24 का मतलब है कि 6 × 10 लिख के, यानी कि 1 लिख के उसके आगे 24 जीरोस लगा दो, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई कर दो किसी ऐसी वैल्यू से, तो फिर तो आप लिखने बैठ जाएंगे, पूरा पेज आपकी पूरी लाइन भर जाएगी। तो इस तरह कोई अच्छा मेथड नहीं है, इसीलिए हमने उसको साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट किया ताकि हम अपनी वैल्यूज को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सके। अच्छा, अब प्रीफिक्सेस क्या है? फिर 10 के कुछ नाम हैं, कब यूज करते हैं? वाइडली यूज इन आवर मेजरमेंट्स, मास ऑफ सन, सपोज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, या रेडियस ऑफ अर्थ, मून वगैरह। अर्थ की बात करेंगे हम, रेडियस की 6400 किलोमीटर्स होता है, या 6.4 10 पावर 6 मीटर्स होता है। तो इसी तरह मास ऑफ अर्थ की मैंने बात की 6 10 पावर 24 किलोग्राम है। तो इसलिए हमारी मेजरमेंट्स में प्रीफिक्सेस यूज होने हैं, यानी कि क्योंकि हमने जो कि बोल दिया ना अभी कि साइंटिफिक नोटेशन हमने पढ़नी है, उसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन हमने यूज करनी है बल्कि, तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। फिर अब हम कौन से प्रीफिक्सेस यूज करेंगे? यहाँ पे हम कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस को पढ़ेंगे इस केस में। अब वो क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए आपके पास सपोज कर लें ये एक सामने टेबल बना हुआ है। अब इसमें हम कोई भी शब्द लेते हैं, सपोज गीगा है। गीगा जो है प्रीफिक्स है, इसका सिंबल कैपिटल जी लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू 10 की पावर 9। मतलब ये है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं पे लिखी हुई है 10 की पावर 9, तो आप 10 की पावर 9 की बजाय उसका नाम गीगा बोल सकते हो, या उसको फिर सिंबलाइज करते हुए कैपिटल जी लिख सकते हो। मतलब अगर कोई कहता है आपसे 1 गीगा मीटर, तो इसका मतलब होगा 1 × 10 पावर 9 मीटर्स। या अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 × 10 पावर 9 मीटर्स, आप उसको क्या लिख सकते हो? 1 स्पेस देके कैपिटल जीएम। कैपिटल जीएम का मतलब क्या होगा? गीगा मीटर्स। तो इसको हमारे पास फिर इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। या अगर आप जाते हो, सपोज आप कहते हो 2 किलोग्राम शुगर दे दो मुझे, ये किलो लिखा हुआ है, किलो किसका प्रीफिक्स है? 10 की पावर 3 का प्रीफिक्स है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सिखा दिया आप लोगों को। वो क्या है? 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के आगे 3 जीरोस लगा दो। 10 की पावर 6 का मतलब फॉर एग्जांपल मेगा 10 की पावर 6 है, तो 1 के आगे 6 जीरो लगा दो। 10 की पावर 9 का मतलब है 1 के आगे 9 जीरो। तो ये आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन पता होनी चाहिए। मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है, सपोज कर लें कि डायमीटर ऑफ द एटम पढ़ोगे जाके आप, एटम का साइज आपको पता है बहुत स्मॉल है, वो कितना होता है? तकरीबन 10 की पावर -10 मीटर्स। तो वो कितना स्मॉल है? 10 पावर -10 को इमेजिन करने के लिए आपने क्या करना है, चूंकि जब माइनस पावर आती है हम आगे जाके देखेंगे तो वो डिवाइजर में चली जाती है। तो 10 की पावर -10 का असल में मतलब क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर +10, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 लिख के आगे 10 जीरो लगा दो, तो इतनी स्मॉल वैल्यू आपके पास एंड रिजल्ट मिलेगा उसका, यानी कि 0.0000 10 जीरो आके 1 लिखना आगे आपने, तो फिर आपको आंसर मिलेगा मीटर्स में। तो वो तो वेरी स्मॉल वैल्यू है। तो इतनी स्मॉल वैल्यू लिखने के बजाय हम 10 की पावर -10 लिख देते हैं। सिमिलरली -9 जो है, यहाँ पे आप मुख्तलिफ नाम गिवन है, मैं इसकी सारी बात नहीं कर रहा बिकॉज आप ये पहले पढ़ चुके हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं किस्म का। 10 की पावर -9 ये फैक्टर है, यानी कि ये 10 की पावर्स हैं, और ये नैनो लिखा हुआ है। नैनो का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एन। इसका ख्याल रखना है, जहाँ पे स्मॉल एन है वहाँ पे स्मॉल लिखना है, जहाँ पे कैपिटल वैल्यूज लिखी हुई है वहाँ पे कैपिटल वैल्यूज लिखनी है। फेमटो अगर पढ़ो तो फिर फेमटो 10 की पावर -15 का नाम है, -18 एटो है। इसी तरह के पास एक्सा 10 की पावर +18 पीटा। अब यहाँ पे जो है बच्चों याद रखना, अगर आप ऑब्जर्व करें ना गौर से, तो 10 की पावर 0 यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं है। 10 की पावर 1 का नाम है, 10 की पावर 2 का नाम है, 10 की पावर 3 का नाम है। 10 की पावर -1 का भी है, -2 का भी है, -3 का भी है।
लेकिन उसके बाद बच्चों -4 -5 का कोई नाम नहीं है, -7 -11 का कोई नाम नहीं है, यानी कि 1 2 और -1 -2 3 और -3 के मल्टीपल्स का फिर नाम है, मतलब 10 -3 -6 -9 तो ये याद रखना है बच्चों कि कुछ स्पेसिफिक नाम है 10 की पावर्स के, हर 10 की पावर्स के नाम नहीं होते। तो ये आपके पास प्रीफिक्सेस हैं, इसको हम आगे सीखेंगे कुछ अर्से के बाद जाके कि प्रीफिक्सेस और यूनिट्स को जब कंबाइन करते हैं तो कैसे लिखते हैं, या प्रीफिक्सेस को कन्वर्ट करना भी हम कभी सीखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज में जाके, या इसको लिखना सीखेंगे कि 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है लेंथ इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, सो इन टर्म्स ऑफ अगर आपको कहा जाए कि माइक्रो की वैल्यू पुट करो तो आप लिखोगे 1 × 10 पावर -6 मीटर्स। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 10 पावर -6 मीटर्स पहले से, अगर आपसे कहा जाए कि इसको कन्वर्ट करो प्रीफिक्स में, तो सिंपल बात है आप 10 की पावर -6 की जगह माइक्रो लिख दोगे। तो ये आपके पास प्रीफिक्सेस हैं, ये हम क्यों यूज करते हैं मेजरमेंट्स में। इसलिए बच्चों की बात ध्यान में रखनी है, कोई चीज आप वैसे नहीं पढ़ रहे, ये सारी चीजें हमारी यूज होनी है। तो हमारी आसानी के लिए ये प्रीफिक्सेस बनाए गए हैं ताकि हम जब अपनी वैल्यूज को लिखें तो हम उसके सिंपल, फॉर एग्जांपल ये नैनो है ना, आप आगे जाके देखोगे आप साइज ऑफ द एटम में यूज करेंगे हम, इसमें फैरेड की बात करते हैं जब, अगर आपको याद हो आपने कैपेसिटर पढ़ा हुआ तो माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड वगैरह, पिको फैरेड, ये हम टर्म्स यूज करनी है। तो बजाय 10 की पावर -15 को इस तरह लिखने के जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है 0.000, देखो ना ये सब ने लिखी हुई वैल्यू, ये कितना अजीब तरीका लिखने का, 0.000 फिर 000 फिर 000 फिर 000 फिर 001। तो बजाय इस तरह लिखने के आप 10 पावर -15 लिख दो, ये दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन जो है, तो इस तरह हमने इसको यूज करना होता है। तो ये आपके पास कुछ इंट्रोडक्शन था प्रीफिक्सेस का, आपने इस टेबल को देख लेना। और इसमें आप इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे आगे जाके कि हम किसी भी दो प्रीफिक्सेस की आपस में रेशो फाइंड कर सकते हैं। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है द वैल्यू ऑफ या द रेशो 1 माइक्रोमीटर टू 1 किलोमीटर इज, मतलब न्यूमरेटर में आप लिखोगे डिवाइड करते हुए, ऊपर आप लिखोगे सपोज 1 माइक्रोमीटर, नीचे लिखोगे 1 किलोमीटर। तो 1 माइक्रो में लिखोगे 10 की पावर -6 मीटर्स, किलो में लिखोगे डिवाइजर में 10 की पावर +3 मीटर्स। तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बाकी रेशो बच जाती है 10 की पावर्स की वो आप आंसर में लिखोगे। क्या मतलब मैंने बोला इसका, इसको आप सीखोगे बाद में जाके। सिंपल मैं ये बोल लूँ, जिस तरह आप कहते हो ना कि डिवाइड 10/5, यानी कि 10/5 का आंसर है 2, इस तरह आपको कहा जाएगा कि 10 की पावर -3 की और -6 की आपस में रेशो फाइंड करो, या 10 की पावर 3 की और 10 की पावर 6 की आपस में रेशो फाइंड करो, जो भी इसका आंसर आता है तो उसको हमने फिर लिखना होता है। हमारी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के। बहरहाल एंट्री टेस्ट में इस तरह के आसान क्वेश्चन तो नहीं आते, वो हम कभी देखेंगे बाद में जाके, लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, खासतौर पर फेडरल बोर्ड में। उसके बाद हमने आगे देखना है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स में हमने क्या करना है, देखिए नंबर 1 पहली बात तो ये सीख लेना कि कन्वेंशन का मतलब क्या है। कन्वेंशन का मतलब सिर्फ ये है कि आपने रूल्स पढ़ने हैं यूनिट्स को लिखने के। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने 9th में तो नहीं सीखे। हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि आपने 9th में इस तरह के कोई रूल्स नहीं सिखाए गए, बल्कि आप हैरान होंगे कुछ रूल्स पढ़ के कि हमने ये पहले क्यों नहीं पढ़े हुए, या पहले क्यों नहीं अप्लाई किए, या आपके लिए एक नई चीज होगी। अब सपोज रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 ये है कि फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। अब देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट, आप इंग्लिश में जब अपना नाम लिखते हो ना, आप अपना पहला लेटर क्या लिखते हो, कैपिटल लिखते हो। सपोज आपका नाम अहमद है तो आप कैपिटल ए लिखोगे, बाकी स्मॉल लेटर्स में लिखोगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई यूनिट आप लिख रहे हो, सपोज आपको बड़ा अच्छा तरीके से पता है कि फोर्स का यूनिट न्यूटन है। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है न्यूटन इज द रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द यूनिट व्हिच इज यूज्ड फॉर फोर्स। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, फोर्स का यूनिट हमने रखा साइंटिस्ट के नाम पे है। लेकिन जब लिखोगे ना आप उस यूनिट को, तो फिर आप इस तरह लिखोगे स्मॉल NEWTON। ये मेरा कर्सर देखते हैं जहाँ मूव कर रहा है, आप ये नहीं लिख सकते। अगर आप इस तरह लिख दोगे फिर तो आप यूनिट का नाम लिख रहे, फिर आप साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हो, आइजैक न्यूटन का। हम उसका नाम तो नहीं लिख रहे ना, हमारा रूल पढ़ो क्या है, फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन। हमारा टॉपिक भी क्या है, कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। हम यूनिट्स लिखने के रूल पढ़ रहे हैं, हम साइंटिस्ट का नाम लिखने के रूल नहीं पढ़ रहे। ये बात ज़हन में रखनी है, हम कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिजिक्स का रूल ये कहता है अगर कोई, अब बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो साइंटिस्ट के नाम पे, एम्पेयर फॉर एग्जांपल, जूल या जाउल जो भी बोलते हैं, वर्क के यूनिट को, एनर्जी के यूनिट को, या कैपेसिटेंस के यूनिट पढ़ते हो फैरेड। इस तरह आपके पास और बहुत सारे साइंटिस्ट, वॉट जो आप पढ़ते हो, जेम्स वॉट जो है पावर का यूनिट है। तो जब भी आप लिखोगे तो उसका अगर कंप्लीट नाम लिखने का दिल कर रहा है ना आपका, तो फिर फॉलो करना है रूल को। वो क्या है, यू विल राइट इट इन स्मॉल लेटर्स, सारे का सारे लेटर्स स्मॉल रखने हैं। पहला रूल ये कहता है।
अच्छा जी, यानी कि अगर आप सपोज एम्पेयर लिखना होता तो आप क्या करते हैं, स्मॉल ए एम पी ई आर ई, एम्पेयर भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे है तो स्मॉल ए एम पी ई आर। अच्छा, अगर आप नहीं लिखना चाहते पूरा नाम, अगर आप सिंबल लिखना चाहते हैं, और हम यूजुअली अपनी कैलकुलेशन में सिंबल ही लिखते हैं, so symbol of the unit named after the scientist has initial capital letter। सपोज आपने लिखना है फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन, तो अब आप लिखना चाह रहे हो सिंबल 50 और साथ न्यूटन को आप सिंबलाइज करना चाह रहे हो बजाय पूरा नाम लिखने के, जिस तरह हमारा मेथड भी है न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखने का। तो 50 कैपिटल एल लिखोगे आप, फिर आप पास्कल का पी ए, कैपिटल पी है, स्मॉल ए फॉर पास्कल, पास्कल भी साइंटिस्ट का नाम है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट पढ़ा हुआ है आपने, साइकिल्स पर सेकंड भी बोलते हैं इसको, हर्ट्ज भी बोलते हैं, या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, उसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, अगर आपको याद हो फ्रीक्वेंसी। तो एच जेड हर्ट्ज जो है ये साइंटिस्ट के नाम पे, इसका कैपिटल लेटर होगा सिर्फ पहले वाला एच जी। कहने का मतलब है जब भी आप सिंबल लिखोगे ना यूनिट का, साइंटिस्ट के नाम पे अगर वो यूनिट है तो उसका लेटर आप पहले वाला लिख सकते हो कैपिटल। जिस तरह हमने न्यूटन लिखा, अगर हम लिखेंगे यहाँ पे न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, किसके नाम पे, साइंटिस्ट के नाम पे, तो इसका यूनिट जब आप लिखोगे, सॉरी ये NEWTON जो लिखा गया है यहाँ पे, इसमें आप इसको एडिट बल्कि अभी कर देते हैं हम, कि ये आपके पास जो है ये असल में हम फोर्स का यूनिट लिख रहे हैं, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो साइंटिस्ट के नाम पे, तो हम इसको एडिट करके यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए अब क्या था हमारे पास, जब आप इसको लिख रहे हो, सिंबलाइज कर रहे हो, तो आपने कैपिटल एन लिखना है, न्यूटन जो है, पास्कल इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे है। एच जेड फॉर हर्ट्ज का मतलब है एच कैपिटल लिख दिया, हर्ट्ज। बाकी जो नहीं है साइंटिस्ट के नाम पे, बहुत सारे यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, तो उसमें आप क्या करते हो, फिर जिस तरह आपने पढ़े हुए हैं मुख्तलिफ यूनिट्स, आप देख लें एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसमें तो इस तरह कोई बाउंड नहीं है, आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप स्मॉल एम लिखते हो, स्मॉल एस स्क्वायर लिखते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट्स हैं उनको लिखते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कोई आपने लिखना यूनिट तो उसका इनिशियल कैपिटल लेटर होगा, बाद वाले यूनिट्स देखें हम, पास्कल में पी कैपिटल है, ए स्मॉल है, एच जेड में एच कैपिटल है, जेड स्मॉल है, तो ये बात याद रखनी। थर्ड रूल क्या कहता है, द प्रीफिक्सेस इज रिटन बिफोर द यूनिट एडजेसेंट टू द यूनिट। एडजेसेंट का मतलब है लिखना साथ है यूनिट के, लेकिन लिखना पहले, ये नहीं लिख सकते आप, देखें लिखा हुआ है लेंथ 5 माइक्रोमीटर लिखी हुई, एग्जांपल दी हुई है आपको। प्रीफिक्सेस जब भी मेंशन करने होते हैं ना, हमेशा यूनिट से पहले आता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मुझे सब बोल आप जाते हैं, आप ये नहीं कहते मुझे 1 ग्राम किलो एप्पल दे दो, 1 ग्राम किलो नहीं बोलते आप, 1 किलोग्राम बोलते हो हमेशा। क्या कहते हो, मुझे 1 दूध लीटर दे दो, नहीं, आप कहते हो 1 लीटर मुझे मिल्क चाहिए। तो इस तरह से आप लेंथ मेजर कर रहे हो, टाइम मेजर कर रहे हो। सपोज नैनो सेकंड्स बोलते हैं आप सेकंड नैनो नहीं बोलते, सेकंड यूनिट पहले नहीं बोलते, नैनो बाद में 10 की पावर्स। यानी कि जब भी आपने प्रीफिक्स लिखना है हमेशा यूनिट से पहले लिखना है। और एडजेसेंट का मतलब है, ये आप देखो 5 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है ना, माइक्रो और मीटर साथ साथ लिखे हुए हैं, तो 5 माइक्रोमीटर इज द स्टैंडर्ड वे, ये कन्वेंशन है लिखने का। इसको लेंथ के यूनिट लिखे हुए हैं, इसको कैसे पता चला हमें, माइक्रो और साथ लिखा हुआ है मीटर, मीटर हमारे पास किसका यूनिट है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले लेंथ का। टाइम लिखा होता है अगर 5 नैनो सेकंड्स, तो 5 स्मॉल एन और एस लिख देते हैं हम। तो हमेशा याद रखें प्रीफिक्स पहले लिखा जाता है और यूनिट के साथ लिखा जाता है। फोर्थ पॉइंट याद रखें, फोर्थ रूल क्या है, कन्वेंशन क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट्स इज रिटन ईच विद 1 स्पेस अपार्ट। इंपॉर्टेंट बात है जी यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है जी, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉर्क मेंशन किया हुआ है, अगर आपको याद हो R इंटू एफ, आपने मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। R लेंथ का यूनिट है, फॉर एग्जांपल उसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं, लेकिन हम उसको लेंथ ही बोलेंगे ना, मोमेंट आर्म भी लेंथ है, और साथ फोर्स है, इसका मतलब 2 यूनिट्स इकट्ठे हो गए। या आपने वर्क डन पढ़ा हुआ है F इंटू एस, W इज F इंटू एस पढ़ा हुआ याद है आपको। F का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर क्या बन गया हमारे पास, वर्क का यूनिट। तो न्यूटन मीटर कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स है, मतलब एक से ज्यादा यूनिट्स आ गए। इनको जब लिख लेना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जी। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो, ये मार्क्स कटते हैं अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते एग्जाम में। 50 न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट है, या सपोज कर लें न्यूटन मीटर आपके पास वर्क का यूनिट भी है, आगे जाके देखेंगे हम दोनों बराबर हैं। जब आप इसको लिखोगे ना 2 यूनिट्स को, बेशक वो बेस हो या डिराइव्ड हो, इस रूल के मुताबिक कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, दोनों यूनिट्स को यूज करते हुए आपने ख्याल रखना है कि न्यूटन मीटर आपने स्पेस दे के लिखना है। ये देखें स्पेस के दरमियान में गैप है, ये बाय डिफॉल्ट गैप छोड़ा गया है, यानी कि ये बताया गया आपको कि यूनिट्स जब कंबाइन करते हैं तो फिर स्पेस दे के लिखा जाता है। इसी तरह बहुत सारे यूनिट आप पढ़ोगे आगे जाके भी जिसमें 2 यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिखोगे कभी, जो आप बोलेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे, तो आप सबको जब लिखोगे ना किलोग्राम फिर मीटर पर सेकंड, सारों में स्पेस दोगा। ये भी नहीं कि एक आपने एक पॉइंट सपोज एक पेज के सब लिखा, दूसरा हिस्सा भी लिख दिया जाके, नहीं, इतनी भी स्पेस नहीं देनी, ये छोटी सी स्पेस दी है।
बिल्कुल उसी तरह स्पेस देनी है जिस तरह आप कंप्यूटर में स्पेस दबाते हो थोड़ी सी आगे जाता है वैल्यू आपकी। तो बहरहाल ये आपका फोर्थ रूल था। उसके बाद फिफ्थ रूल पढ़ते हैं, मल्टीपल और कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, दैट इज डबल ट्रिपल एंड सो ऑन प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। अब ये क्या मतलब है जी सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों, देखिएगा कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा 1 माइक्रोफैरड या 1 माइक्रोमीटर या 1 किलोमीटर, नहीं, इस तरह नहीं सुनते हम। यानी कि कंपाउंड या मल्टीपल प्रीफिक्सेस का मतलब है आप दो प्रीफिक्सेस नहीं लिख सकते यूनिट से पहले। यूनिट फैरड है ना, फॉर एग्जांपल कैपेसिटेंस का यूनिट पढ़ा है आपने, या चलिए मीटर आपके पास होता है तो 1 माइक्रोमीटर लिखा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने माइक्रो को कंबाइन कर लेना है। 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 क्या बन जाएगा? 10 की पावर -12, यानी कि 1 इंटू 10 पावर -12 फैरड, वो क्या हो जाएगा? 1 पिको फैरड लिखा जा सकता है उसको, या 1 10 पावर -12 फैरड लिखा जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 माइक्रो फैरड को आपको पता है कि ये माइक्रो कंबाइन होकर बेस सेम 10 -6 10 पावर -6, बेस दोनों की 10 पावर ऐड -6 -12 हो जाएंगी, नेगेटिव पावर इसलिए ऐड हो जाएंगी। तो 1 माइक्रो फैरड जो है यहाँ पे फिर क्या लिखा जा सकता है? 1 इंटू 10 पावर -12 फैरड। उसका मतलब क्या है? 1 इंटू 10 पावर -12 का मतलब है कि 10 पावर -12 का भी एक नाम रखा हुआ है आपने, तो वो 1 पिको फैरड कहलाया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक तो ये एग्जांपल आ गई। दूसरी एग्जांपल क्या है? 5 इंटू 10 पावर 5 सेंटीमीटर्स। अब आप देखो ये 10 पावर 5 है और सेंटीमीटर क्या होता है? 10 की पावर -2 होता है। तो आप देखो ये जो ऊपर मैंने वैल्यू लिखी है 5 10 पावर 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, मेरा कर्सर मूव कर रहा है। 5 10 पावर 5 इंटू सेंटी की जगह क्या पुट की वैल्यू, ये सेंटी प्रीफिक्सेस है, उसकी 10 की पावर -2 की 10 पावर 5 10 पावर -2, बेस सेम, यानी कि बेस दोनों की 10 है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक पावर प्लस है एक माइनस है, तो 5 -2 क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 10 पावर 3। तो आप देखो ये लेफ्ट साइड पे मैंने 5 10 पावर 3 लिख दी है। किसका आंसर? 5 10 पावर 5 इंटू 10 पावर -2 मीटर्स। इसको मैंने क्या लिख दिया? स्प्लिट करके, यानी कि इसको ओपन करके 5 10 पावर 3। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है 5 10 पावर 5 सेंटीमीटर को क्या लिखा जा सकता है? 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर्स लिखा जा सकता है। इसलिए याद रखना बच्चों को, ये नहीं लिख लेना कभी 1 माइक्रोमीटर, तो उसको आपने चेंज कर लेना होता है 10 की पावर्स में। होपफुली आपको ये रूल समझ आ गया होगा। Rule number 6, when a multiple of base unit is raised to a power, the power is then applied to the whole multiple and not just the base unit that is applied to the numerical value and the unit as well. For example, 1 kilo. बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जी ये, रूल नंबर 6। आसान है लेकिन सुनना जरूर है गौर से आपने इसको, क्योंकि इसकी गलती आप करते हैं एग्जाम में। क्या गलती करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। देखें है क्या, सपोज करें ना आपके पास, आपको अगर याद हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। बेसिकली एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि उसमें विड्थ और लेंथ का कॉन्सेप्ट है नहीं, सारी साइडें बराबर होती हैं स्क्वायर में। रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ, एक थोड़ी लेंथ बड़ी होती है, विड्थ कम होती है, या विड्थ ज्यादा होती है लेंथ कम होती है, तो इसलिए हम दो लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन याद रखो बच्चों, कभी आपने सुना हो कि ये एरिया कितना है? आपके सामने एक बुक पड़ी हुई है, आप उसकी एक साइड की लेंथ मेजर करें, उसकी दूसरी साइड की लेंथ, बस फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीन है, ये देखिए मेरा कर्सर जहाँ मूव कर रहा है, इसकी ये साइड, ये रेक्टेंगल है ना सारी, ये सारी रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, ठीक है। ये आपके पास जो है ये लेंथ है सपोज, और इसको आप विड्थ कहते हैं। ये मेरा कर्सर यहाँ मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग विड्थ आ गई, वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग मेरी क्या आ गई? लेंथ आ गई। अगर आपसे कहा जाए कि इस लेंथ को और इस लेंथ को मल्टीप्लाई करो, तो आप इसकी लेंथ को मेजर करोगे सपोज 2 मीटर्स, इसकी लेंथ को मेजर करोगे सपोज 2 मीटर्स, ठीक हो गया। हमारे पास होगा क्या इस केस में? इस केस में होगा ये कि आपके पास 2 इंटू, मैंने क्या बताया? 1 बताया कि मुझे भूल गया। अब चलें इसको 2 मीटर्स कहें, इसको भी 2 मीटर्स कहें, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 2 मीटर्स इंटू 2 मीटर्स, वो बन जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। तो याद रखें कि अगर आपसे कहा जाता है ना, यानी कि मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाते हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि किसी चीज की वैल्यू गिवन है आपको, सपोज 1 किलोमीटर गिवन है आपको, तो यहाँ पे मैं इसको देखूं अगर, तो मैं इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू गिवन थी 1 किलोमीटर स्क्वायर। आपको कहा जाता है कि 1 किलोमीटर का स्क्वायर फाइंड करो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को, 1 किलोमीटर गिवन है वैल्यू, और आपसे कहा जाए कि इसका स्क्वायर फाइंड करो, यानी कि इसके ऊपर पावर 2 लगाओ। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगाओ, 10 की पावर 3 कहां से आ गया? किलो की जगह 10 की पावर 3 आ गया, और मीटर अपनी जगह पे मौजूद है, तो मीटर के ऊपर भी स्क्वायर लग जाना है। अब देखें यहाँ पे मेरा, इसको मैं आपको बताता हूँ करके, मतलब इसको मैं एक नई स्लाइड में बताता हूँ कि आपके पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? देखें यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि इसको हम करते हैं सॉल्व जरा।
आपको कहा ही जाएगा कि सपोज आपके पास एक वैल्यू है 1 किलोमीटर की, ठीक है, मैं पहले लिखता हूँ 1 km, ठीक है, इसको एनलार्ज करते हैं थोड़ा सा ताकि आप इसको सीख जाए। 1 किलोमीटर जी, आप देखा जाए कि सपोज ये किसी लेंथ है किसी स्केयर की, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्केयर, ठीक है जी, 1, ठीक है। आप देखा जाए कि एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या है, QUARE, एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे लेंथ इनटू लेंथ इज इक्वल टू लेंथ का क्या स्क्वेयर, यही बोलोगे ना आप। लेंथ और लेंथ क्या बन जाते हैं आपस में, लेंथ का स्क्वेयर बन जाते हैं। अच्छा जी, अब आपको इस लेंथ की वैल्यू क्या है गिवन है, ये आपको पता चल गई बात। आपने सिंपल क्या पुट किया, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी। जब आपने वैल्यू पुट की पता लगा कि 1 किलोमीटर का स्क्वेयर फाइंड करना पड़ गया आपको, ये आ गया 1 किलोमीटर, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे 1 किलोमीटर का स्क्वेयर, तो हमारे पास यहाँ पे आ गई ये वाली पावर। अब याद रखो बच्चों, ये जो स्केयर है ना, ये किलो के ऊपर भी अप्लाई होगा, मीटर के ऊपर अप्लाई होगा। जाहिर सी बात है 1 into 1 तो 1 हो जाना ना इस केस में। अब किलोमीटर स्केयर बन जाना है इसने, कैसे बनेगा। अब आप गलतियां करते हैं, आप लिखते हो इसको किलो इज इक्वल टू, आप लिखते हो किलोमीटर का स्केयर। अब ये चीज तो लिख देते हैं लेकिन भूल जाते हैं एक चीज कि ये स्केयर सिर्फ मीटर पे नहीं था बच्चों, ये स्केयर किस किस पे था, किलो पे भी था, मीटर पे भी था। मैंने बता दिया 1 का स्केयर इस केस में 1 हो जाना है, किलो पे भी था, एम पे भी था, 1 पे भी था, सपोज कर लें, ठीक है। अब किलोमीटर स्केयर में गलती आप क्या करते हैं, जब आप वैल्यू पुट करते हो ना, आप लिखते हो इसको 10 की पावर आप लिखते हो इस केस में 3, तो क्या हो गया तुझे, चल इस 10 की पावर आप लिखते हो 3 और आगे आप लिख देते हो मीटर स्केयर। तो क्या गलती की आपने, आपको समझ आ गई होगी बात। अब देखें जरा, हमने इधर जब लिखा है ना आंसर 10 की पावर 3, ये तो आपने किलो की जगह पुट कर दी ना वैल्यू 10 की पावर 3, लेकिन आप ये भूल गए कि किलो के ऊपर क्या था स्केयर। तो कहने का मतलब है 10 की पावर 3, यानी कि किलो के ऊपर भी क्या लगना था, स्केयर लगना था। तो बच्चों रूल यही है जो हम पढ़ना चाह रहे थे। मैं दोबारा बताता हूँ अब आपको सारा कुछ, कि रूल कहता है कि जब स्केयर फाइंड करोगे ना, या कोई पावर भी हो, 3 होती तो हम किलो पे 3 लगाते हैं, मीटर पे भी 3 लगाते हैं। अगर 4 होता है किलो पे भी 4 लगाते हैं, मीटर पे भी 4 लगाते हैं। M4 बन जाता है 10 की पावर 3 4। वो तो आपको पता ही है कि 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो 6 बन जाएंगे। पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो ये 9 ने कह देना कोई। अगर आप में से सोच रहे हैं कि 10 की पावर 9 बन जाएगा ये, तो मैथमेटिक्स सही कर लीजिए अपना, ये मल्टीप्लाई होती है पावर्स तो 6 बन जाएगा इस केस में। तो इस केस में रूल ये है, आप और सुनिएगा, यानी कि ये सारी चीज हमने लिखी है, मैंने क्यों लिखी है, रूल पढ़ते हैं दोबारा वापस आते हैं इस पे। रूल बच्चों ये कहता है कि आपके पास, ये देखिएगा जरा, आप कहाँ गया हमारा रूल, ये था हमारे पास रूल, ये कह रहा था किधर गया जी, ये आ गया। देखें ये हमारा रूल था, व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज्ड टू अ पावर, द पावर इज देन अप्लाइड टू द होल मल्टीपल। सारी वैल्यूज पे वो पावर अप्लाई हो जाती है, एंड नॉट जस्ट द बेस यूनिट। सिर्फ बेस, ये नहीं कि मीटर पे लगा देना, सिर्फ बेस यूनिट का मतलब है कोई भी यूनिट हो सकता है, लाजमी नहीं यही हो, कोई सा भी यूनिट हो सकता है, सब पे अप्लाई। यूजुअली हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें बेस यूनिट अप्लाई होती है, इसलिए इन्होंने वर्ड यूज किया। इट इज अप्लाइड टू द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट एज वेल। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर स्क्वायर मींस 1 किलोमीटर का होल स्क्वायर, यानी कि इस पूरी चीज पे स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 10 की पावर 3, तो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ये ऑब्वियसली मीटर आएगा, मैंने आपको बता दिया इस साइड पे मीटर का स्क्वायर आएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो हम दोबारा आते हैं, इसको पढ़ते हैं जाके। जो हमने क्या किया, हमने देखा कि जब लेंथ का स्क्वायर फाइंड किया है तो उसका मतलब है 1 किलोमीटर का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, किलो का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, तो हमने अप्लाई किया। ये वाली गलती एग्जाम में नहीं कर देनी, इधर से हमने गलती की तो देखें मैंने रेड लाइन कर देना इसको। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है यहाँ पे हमने इसको एग्जाम में जाके क्या करना है, मैं यहाँ पे चीज ढूंढ रहा हूँ, अल्लाह करे वो मुझे मिल जाए, कि हम इसको इंसर्ट शेप्स के लिए गई है जी, यहाँ पे शेप्स हमने इसको कर देना है जनाब ऐसे, काटा मार देना इसको ऐसे, ठीक है। इसकी काटा नहीं मरवाना आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपने इस तरह कर देना है, ठीक हो गया जी। अब हम पढ़ते हैं जी आखिरी रूल अपना, इसको देख लेते हैं। एक तो मेरी स्लाइडें कहाँ चली जाती है, आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट बात अगेन, बिफोर पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला टू फाइंड द रिजल्ट, मेक श्योर दैट ऑल द इंक्लूडेड फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन देयर एसआई यूनिट्स। 1 किलोमीटर शैल बी रिटन एज 10 पावर 3 मीटर्स। दुनिया जहान के आप यूनिट यूज करें अपने तौर पे, लेबोरेटरी में जोन सा मर्जी दिल करता है यूनिट यूज करें, लेकिन बच्चों
जब आपने अपना मेजरमेंट की, आपने अपना डाटा दूसरों को देने की कोशिश की, किसी टीचर को, किसी फॉरेन कोई बंदा है, आप रिसर्च करोगे बड़े होके, याद रखो बच्चों, अपना डाटा SI यूनिट्स में प्रोवाइड करना है। अगर आपने कोई लेंथ मेजर की, सपोज 1 किलोमीटर, आप सर्वे कर रहे हैं किसी रोड का, आपने 1 किलोमीटर जो है वो लेंथ मेजर की, तो आप उसको 1 किलोमीटर नहीं लिखोगे जब आप ट्रांसफर करोगे डाटा अपना। जब आप दूसरों को दोगे तो आप कहोगे कि 1 किलोमीटर मीन्स 1 × 10⁻³ मीटर्स। कहने का मतलब है किलोमीटर इज नॉट द SI यूनिट टू मेजर लेंथ, यू नो दैट इट वेरी वेल, कि किलो की जगह 10⁻³ लिखना पड़ेगा, बिकॉज हमारा SI यूनिट मीटर है। इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो सा मर्जी यूनिट करें अपने तौर पर लेबॉर्ट्री में, अल्टीमेटली आप जब उसको शिफ्ट करोगे ना डाटा को दूसरों को, तो फिर साइंटिस्ट की तरह आपने SI यूनिट इस्तेमाल करने हैं, SI सिस्टम को इस्तेमाल करना है। तो इसलिए हम इसको 10⁻³ मीटर्स या 1 × 10⁻³ मीटर्स लिख सकते हैं। अगर हम इसके साथ 1 ना भी लिखें ना, 1 × 10⁻³, ऑब्वियसली 1 × 10⁻³ का आंसर 10⁻³ ही रहेगा ना, 10⁻³ मीटर्स भी लिखा जा सकता है इस केस में। तो होपफुली बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आती कोई चीज़, आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।